Good morning, student. Today we start our chapter number 15, Financial Statement, Final Account with Adjustment. प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था उसमें था फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट. हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट उसमें एडजस्टमेंट नहीं थे. इस वाले चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, दैट मीन्स हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बट उसमें हम एडजस्टमेंट भी करेंगे. अब ये एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना है. इंट्रोडक्शन में, एज वी हैव स्टडीज इन प्रीवियस चैप्टर, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असेस द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड and to find out the financial position at the end. It is normally observed at the end of the year that there are some transactions which relate to the current year. जो प्रीवियस चैप्टर था हमने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड होते बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड कम्प्लीटली, बट अभी तक हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया है. Similarly, there are transactions which get the recorded in current year but do not relate to the current year. और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो करंट ईयर के नहीं है बट वो हमारे करंट ईयर में रिकॉर्ड हो गए हैं. It is important to adjust these accounts before the preparing final account. तो जो ट्रांजेक्शन करंट ईयर के हैं बट रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो करंट ईयर के नहीं है बट रिकॉर्ड हो गए, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको इनका एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए फाइनल अकाउंट बनाने से पहले. अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस विल नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट विल नॉट शो द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन. अगर हमने करंट ईयर के सारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं डाला है, अगर अदर ईयर के ट्रांजेक्शन्स इसमें आ गए हैं और अगर हमने उनको नहीं यहाँ से उनका एडजस्टमेंट किया है, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही प्रॉफिट नहीं बताएगा और बैलेंस शीट भी सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगी. मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट. अब एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे. बिजनेस check the arithmetical accuracy of the books of accounts by preparing trial balance before they make final accounts for the year, but some errors committed in the books. फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस की टोटल मिल जाती है तो वी कैन से दैट द आवर अकाउंट्स इज अर्थमेटिकली करेक्ट. बट हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस की टोटल मिल गई है फिर भी अभी हमारे अकाउंट्स में कुछ एरर है. These need to be corrected and adjusted before the asserting the profit or loss of the business. Thus, adjustment is an accounting treatment done for removing accounts not related to current year, including the item related to current year and correcting the errors in the books. Adjustments are done through journal entries passed in the journal proper. These entries are called adjustment entries. Often adjustment are given as traditional additional information after the trial balance. और ये जो हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन होती है उनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं और इन एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस के नीचे हमको दिया जाता है. जैसे हम फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस से, ऐसे ही हमारा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट आएगा. तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो हमको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा उसी के नीचे हमको कुछ एडजस्टमेंट भी दिए जाएंगे. अब ऑब्जेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. फॉलोइंग आर द प्राइम रीजन फॉर डूइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स. फर्स्ट, टू रिकॉर्ड इनकम्स रिलेटिंग टू द काउंटिंग ईयर. फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है करंट ईयर की इनकम को रिकॉर्ड करना. One purpose of adjustment is to include all profit or incomes relating to the accounting year in the profit and loss account of that year, whether actually received in cash or not. ऑब्जेक्टिव है हमारा कि सारे प्रॉफिट और इनकम को हमको ऐड करना है, चाहे वो अभी हमको रिसीव हुई है या रिसीव नहीं हुई है कैश में. टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ईयर. जो हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उन सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, चाहे वो हमने अभी कैश में पेड किए हैं या नहीं किए.
Correct calculation of profit and loss also require that all expenses of the year must be included in profit and loss account where paid in cash or not. Third, separating advance incomes. Incomes that have been received by the business in advance for the next year and are not earned in the current year should not be included. अगर ऐसी कोई इनकम जो रिसीव तो हो गई है बट करंट ईयर की नहीं है तो हमको उसको इस ईयर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए. ऑल सच इनकम्स मस्ट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ऐसी सारी इनकम को हमको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. दैट मीन्स इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में इसी साल के एक्सपेंसेस और गेन आना चाहिए और इसी साल के करंट ईयर के ही सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस भी आना चाहिए. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं एडजस्टमेंट करने के. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेपरेटिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस नेम से ही पता, प्रीपेड जो पहले से पेड कर दिए. दैट मीन्स अगर हमने कोई नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस अभी से पेड कर दिए हैं तो वो हमारे करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो इस ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है. दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड दिस ईयर but related to the next year are not shown in the profit and loss account of the current year. All such prepaid and advance expenses are carry forward to the next accounting year. ऐसे सारे expenses को हमको next accounting year में carry forward करना चाहिए. Fifth, creating provisions. There is always a possibility of business risk. To provide for this risk, business create the provision out of profits. Such provision are used to adjust losses arising in future. जो भी फ्यूचर में हमारे ऐसे प्रोविजंस होंगे जो हमने देखा है, जो हमने चैप्टर पढ़ा था प्रोविज़न और रिजर्व, तो कुछ प्रोविज़न बनाना हमको कंपलसरी होता है. तो पूरे प्रोविज़न और रिजर्व को हम बनाते हैं तो उनका इफ़ेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर आना चाहिए. 5 ऑब्जेक्टिव आपको लर्न करना है. नाउ वी स्टार्ट अवर मेन एडजस्टमेंट. कौन कौन से हमारे मेन एडजस्टमेंट आते हैं. While preparing final accounts, following adjustment are made in the books. First, closing stock. Second, outstanding expenses. Third, prepaid expenses. Fourth, accrued income. Fifth, unearned income. Sixth, depreciation. 7, bad debts. 8, provision for bad and doubtful debts. 9, provision for discount on debtors. 10, provision for discount on creditors. 11, manager's commission. 12, abnormal loss. 13, interest on capital. 14, interest on drawings. 15, goods sent to customers for approval. And 16, goods in transit. तो हमको ये 16 एडजस्टमेंट यहाँ पर समझना है. जितना मैं आपको कॉपी में अभी बताऊँगी उतने एडजस्टमेंट आपको कॉपी में एज ए नोट्स लिखना है और लर्न करना है. जब हमको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट लर्न हो जाएगा तभी हमारा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पॉसिबल हो सकेगा. तो आप सभी लोगों को ये एडजस्टमेंट लर्न करना है. फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक. द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. कोई सा भी, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे फिनिश्ड गुड्स है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, अगर वो ईयर के एंड में आपके पास में रिमेनिंग है, अनसोल्ड है, तो वो हमारा कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक. बीइंग असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक शोन डेबिट बैलेंस एंड दे आर अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड फॉर रिकॉर्डिंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स. एंट्री होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग में हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में लिखते हैं ट्रू ट्रेडिंग. अब हमारा जब ये एडजस्टमेंट आता है तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमारा होता है इफ़ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस देन अबो जनरल एंट्री विल नॉट बी मेड, इट वुड बी शोन एज द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक एज अ ट्रायल बैलेंस में दे दिया है तो सिर्फ आपको उसको बैलेंस शीट में लिखना है. जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस. दोनों में से जो कम होता है उस पर वैल्यूशन होती है. थर्ड, गुड सेंट ऑन अप्रूवल टू कस्टमर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स.
हैज़ द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम फर्स्ट इफेक्ट इसका आप लोग मैं बोल रही हूँ, आपको कॉपी में नोट करना है। फर्स्ट इफेक्ट आएगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो दो एडजस्टमेंट, जितने भी हमारे एडजस्टमेंट होते हैं इनके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग P&L पर और सेकंड होता है बैलेंस शीट पर। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के बाय साइड में, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर। यह आपको नोट करना है जो मैंने बोला है। अब हमारा आता है सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के थे पर अभी तक पेड नहीं किए हैं, वो कहलाते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दीज एक्सपेंसेस whose benefit has been received in the current year but payment has not made are called outstanding expenses or unpaid expenses. As these expenses related to the current year, therefore it is necessary to show them in the current year profit and loss account. In absence of these adjustment, expenses of the current year will be understated and hence profit will be shown more than the actual profit. Salaries, wages, rent, advertisement expenses are normally paid after end of the period. अगर हमने इन एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं किया है तो अननेसेसरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इन एक्सपेंसेस को हमको शो करना पड़ता है। अब अगर हमारे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है तो यहाँ से आपको ये दोनों इफेक्ट लर्न करना है। पहला डालना है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर आपको लिखना है इफेक्ट। अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एडेड टू द रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट। पहला एडजस्टमेंट हो गया इसका कि रिलेटेड एक्सपेंसेस में ये ऐड होते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अदरवाइज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस can also be shown directly in the trading and profit and loss। अगर इसका हेड नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली शो कर देंगे। अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट है शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर शो होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना है, ये दोनों इफेक्ट आपको लर्न करना है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेम से ही पता है ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले से पेड कर दिए, करंट ईयर में ऐसे एक्सपेंसेस पेड कर दिए जिनका बेनिफिट हमको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर पेड इन करंट ईयर बट दे रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अगर इन प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट अननेसेसरी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके जो इफ़ेक्ट आते हैं वो दो इफ़ेक्ट यहाँ से लेना है आपको। इफ़ेक्ट हेडिंग डालना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट मीन्स जितने भी आपके एडजस्टमेंट है वो आपको इफ़ेक्ट उनके याद करना है कि उनके इफ़ेक्ट क्या होंगे। फर्स्ट, amount of prepaid expenses is subtracted from the related expenses account in the profit and loss. Second, amount of prepaid expenses shown in the asset side of the balance sheet. जो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट था उससे अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट था रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड होना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का हो गया रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस होना और बैलेंस शीट की असेट साइड पर आना। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड पर आता है, प्रीपेड असेट साइड पर आता है। फोर्थ एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मीनिंग होता है ऐसी इनकम जो हमारी करंट ईयर की है बट अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई है। तो
बिकॉज क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है तो ये हमारी इनकम में शो होना चाहिए, चाहे ये हमको रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो आप डालेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 एकर्ड इनकम, और इसका जो इफ़ेक्ट है ये यहाँ से लेकर के आपको नोट करना है बुक में से। इफ़ेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, फर्स्ट इफेक्ट है अमाउंट ऑफ एकर्ड इनकम इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ रिलेटेड इनकम एंड अपीयर एज टोटल इनकम एज द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि हमको इनकम जितनी भी हम लिखते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, तो जो भी हमारी इनकम होगी उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा ऐड होगा रिलेटेड इनकम में। रिलेटेड इनकम का मीनिंग है जैसे हमारा इंटरेस्ट एकर्ड है तो ये इंटरेस्ट में ऐड होगा, अगर डिस्काउंट हमारा एकर्ड है तो डिस्काउंट में ऐड होगा। और सेकंड इफेक्ट है अमाउंट ऑफ एकर्ड इनकम अपीयर एज द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की असेट साइड पर आएगा। दोनों इफेक्ट आपको लर्न करना है। देन अवर फिफ्थ एडजस्टमेंट इज अनअर्न्ड इनकम। नेम से दिख रहा है अनअर्न्ड, ऐसी इनकम जो अभी तक हमने अर्न नहीं की है, यानी जो हमारी करंट ईयर की नहीं है बट हमको रिसीव हो गई है, अभी हमको काम करके देना बचा हुआ है। तो दीज इनकम विच हैज़ नॉट बीन अर्न इन द करंट ईयर बट विच पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड आर कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड को हम एडवांस भी बोलते हैं, कुछ हमको काम करके देना है और अगर उसका कैश हमको पहले ही मिल गया है तो वो हमारी एडवांस इनकम होती है। जैसे एकर्ड इनकम होता है उसके अपोजिट हमारा अनअर्न्ड होता है। एकर्ड रिलेटेड इनकम में प्लस होता है और बैलेंस शीट की असेट साइड पर आता है, वैसे ही अनअर्न्ड इनकम रिलेटेड इनकम में से माइनस होता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आता है। तो यहाँ से फिर इफेक्ट लेंगे। इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट, फर्स्ट अमाउंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड इनकम अकाउंट एंड नेट अमाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर शो होता है। सेकंड अमाउंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम अपीयर्स एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो होता है। 5 एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा आता है डेप्रिसिएशन। जो हमारा डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर हमने सॉल्व करा है, जो फिक्स एसेट्स को कंटिन्यूस यूज़ करने के कारण जो उसकी वैल्यू में फॉल आता है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन के भी 2 इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट हमको डालना है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा। और सेकंड इफेक्ट है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन इन द बैलेंस शीट। जहाँ पर हम असेट साइड पर बैलेंस शीट की असेट साइड पर हम असेट्स लिखेंगे तो असेट्स में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे जितना हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड इफेक्ट इसके लिखना है। नाउ द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स के लिए मैं आपको एक पूरा दे रही हूँ, वो पूरा फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है बैड डेब्ट्स के लिए। ये आपको कॉपी में से नोट करना है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 साइड पर हम बनाएंगे 2 ओल्ड बैड डेब्ट्स ऐड करेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करेंगे, न्यू वे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ BDR बैड डेब्ट्स रिजर्व। BDR आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म पता चल गया इसका, बैड डेब्ट्स रिजर्व। लेस करेंगे, लेस ओल्ड BDR बैड डेब्ट्स रिजर्व, जो ओल्ड बैड डेब्ट्स रिजर्व होगा हमारा। ये जो हमारा दोनों ओल्ड है, ये ओल्ड हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ओल्ड हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। और न्यू जो हमारा है ये हमको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगी चीज़ें। तो ये आपको लर्न करना है पूरा। सबसे पहले आपको लिखना है
टू ओल्ड बेड डेब्ट्स, एड न्यू बेड डेब्ट्स, एड न्यू BDR, BDR का फुल फॉर्म बेड डेब्ट्स रिजर्व, लेस ओल्ड BDR। और कहाँ पर आपको क्वेश्चन में इनकी प्लेस मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये हमारे बेड डेब्ट्स और प्रोविज़न फॉर बेड डेब्ट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे 2% या 5% का डिस्काउंट लगाना है। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमारा जो इसके इफेक्ट होते हैं डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। और सेकंड इफेक्ट ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, दिस प्रोविजन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल डेब्टर्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो हमारा डाउटफुल डेब्ट्स होते हैं BDR का एडजस्टमेंट करने के बाद हम डेब्टर्स में से माइनस करते हैं। ऐसे ही हमारा 10th एडजस्टमेंट आता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो जितना भी हमारा क्रेडिटर होगा उस पर जो हमको परसेंटेज गिवन होगा 2%, 5%, 7%, 10%, इतना हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो होगा फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि हम क्रेडिटर को लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं। तो लाइबिलिटी साइड पर जहां हमने क्रेडिटर लिखे दीज प्रोविजन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल क्रेडिटर, और टोटल क्रेडिटर्स में से ये सब्ट्रैक्टेड कर देंगे। 11 इज मैनेजरियल कमीशन। तो मैनेजर कमीशन के यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूले बोल रही हूँ मैं, अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर कमीशन यहाँ पर है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है। और सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मैनेजर कमीशन, तो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो आप सिर्फ डिफरेंस देख रहे हो कि एक जगह हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं और एक जगह हम 100 प्लस रेट से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारा है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आप लोग भी नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ये वाली लाइन दे करके रखी है तो आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो दोनों फॉर्मूले मैनेजर कमीशन के आपको लर्न करना है। अब मैं आपको एबनॉर्मल लॉस वाला नहीं बता रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में दे के रखा है कि कैपिटल पर 5%, 3%, 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो जितना हमारा कैपिटल का अमाउंट होगा उस पर हम उतना परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा उसके ये इफेक्ट आपको लर्न करना है। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आता है। और सेकंड, दिस इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कैपिटल की लायबिलिटी साइड पर जहां हमने कैपिटल लिखी है उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो इफेक्ट होते हैं वो इससे अपोजिट होते हैं। तो इफेक्ट हम इसके देखेंगे, यहाँ पर आपको देकर के नहीं रखे, आप इसी से अपोजिट कर लेना। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शोन ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पर आता है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल में प्लस होता है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में प्लस होता है। तो इस तरीके से आपको ये 14 एडजस्टमेंट लर्न कर 14 एडजस्टमेंट आपको आज दे करके रखें। ये जब लर्न आपको पूरे हो जाएंगे, आपका काम है कि इनको लर्न करना है। जब आप इनको विद इफेक्ट लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे, सो हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट लर्निंग ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को पूरा लर्न करना है। मैंने इसमें से आपको 3 एडजस्टमेंट हटा दिए हैं, एक 15 वाला गुड्स सेंड टू कस्टमर्स ऑन अप्रूवल एंड 16 गुड्स इन ट्रांजिट।
और एक हमने बीच में हमारा एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको शॉर्ट कर दिया है। तो इतने आपको एडजस्टमेंट लर्न करना है।